हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉग ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। आज का टॉपिक है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, प्राक केंद्र की कोशिका। लास्ट के कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको कोशिका के प्रकार बताए थे, सेल्स के टाइप के बारे में हमने डिस्कस किया था। एंड आज का टॉपिक जो है प्रोकैरियोटिक सेल, तो ये इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन में प्रीवियस क्लासेस में आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। देन आज अपन इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिएगा कि प्राक केंद्र की कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, इनका नाम ही सिंपल सी बात है, अपन इनके मीनिंग से पढ़ते हैं और डिटेल में आएंगे कि प्रो का मीनिंग होता है प्राचीन। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी कि प्राचीन प्रकार का, ठीक है। और कैरियोस का मतलब है, कैरियोस जो मीनिंग है ये इसका है न्यूक्लियस बोलते हैं इसे, ठीक है ना। केंद्रक इसका अर्थ होता है कि जो न्यूक्लियस है केंद्रक है, मतलब ऐसी कोशिका, ऐसी सेल जिसके अंदर प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाएगा, प्राचीन प्रकार का केंद्रक उपस्थित होता है, उसे कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर किसकी सेल प्रोकैरियोट्स होती हैं? किंगडम मोनेरा, ध्यान रखिएगा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया है। तो किंगडम मोनेरा जो है, जगत मोनेरा के अंदर सभी बैक्टीरियाज को रखा जाता है, जितने भी जीवाणु हैं सभी बैक्टीरिया आते हैं इसमें, ठीक है। तो जो भी बैक्टीरिया होते हैं उन्हें मोनेरा किंगडम के अंदर रखा जाता है, जीवाणु। तो जितने भी बैक्टीरिया इस अर्थ पर प्रेजेंट है, ठीक है, जितने भी टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वैसे हम डिटेल में बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है, किस प्रकार से उसका पूरा लाइफ साइकिल है, क्या क्या चीज़ें होती है, ये हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ेंगे, जो अपने 11th NCERT का 2nd चैप्टर है। सो प्रोकैरियोट्स जो है ये आप डिटेल में 2 जगह पर पढ़ेंगे, एक अपन यहाँ सेल में बात करेंगे। तो जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं सारे के सारे जीवाणु, बैक्टीरिया आते हैं। अब इनमें प्राचीन प्रकार का केंद्रक होता है, ये पहले भी बात करी थी हमने कि ऐसा केंद्रक, मतलब देखें यहाँ पर ये प्रोकैरियोटिक सेल है एंड बीच में आपको इसका केंद्रक यानी न्यूक्लियस नजर आ रहा है। इसके न्यूक्लियस में जो है इससे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और साथ साथ में इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होता है। मतलब इसकी फर्स्ट जो लक्षण है, इसका पहला जो कैरेक्टर है वो यही है कि इसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वरना प्राचीन प्रकार का केंद्रक पाया जाता है जिसमें ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, वो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में नहीं है ना, पूरी तरीके से इसकी संरचना नहीं बनी हुई है। इस केंद्रक की संरचना में जो है वो आपको थोड़ी सी डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। इसकी झिल्ली जो है वो टेढ़ी मेढ़ी है बिल्कुल, मेम्ब्रेन इसकी बिल्कुल रेगुलर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होती है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। सिंपल सी चीज़ है और कुछ नहीं। एंड साथ ही साथ में इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाया जाता। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ना होने के कारण पहली चीज़ तो ये होगी कि इसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य, तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो केंद्रक द्रव्य होता है वो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाता है। तो न्यूक्लियस के बाहर वाली जो द्रव्य होगा, जो भी न्यूक्लियस के बाहर फ्लूइड पाया जाएगा उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, और केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। तो पहली बात तो कि इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होने के कारण जो है इसका न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना, मिक्स हो जाएंगे। साथ ही साथ में इसके अंदर ध्यान रखिएगा कि जो न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोइड नहीं, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म तो बाहर पाया जाएगा। एक खास बात और समझिएगा कि इसमें न्यूक्लियोलस, हम यहाँ पर आगे जब अपन यूकैरियोट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे तो एक स्ट्रक्चर आएगी केंद्रक के अंदर जिसका नाम है न्यूक्लियोलस, ठीक है। एक स्ट्रक्चर होती है केंद्रक में जिसे कहा जाता है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस कहा जाता है। तो जो न्यूक्लियोलस है स्टूडेंट्स, वो क्या है कि डीएनए के, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस जो है उसके अंदर पाया जाता है। मतलब एक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल का अगर हम केंद्रक देखें तो उसके केंद्रक में आपको डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। नॉर्मल एक यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस देखा जाए तो इनके अंदर क्या होता है कि एक संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस केंद्रिका।
केंद्रक के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और ये न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम का निर्माण करता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है। जबकि यहाँ पर खास बात यह है कि जो अब यहाँ पर क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, तो किसी प्रकार की कोई झिल्ली तो है नहीं, कोई है ना झिल्ली नहीं है, तो न्यूक्लियोलस की पोजीशन क्या होगी? देखिए, न्यूक्लियोलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये राइबोसोम का निर्माण करता है, और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का निर्माण करता है ना। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम जो है वो न्यूक्लियोलस को कहा जाता है, एंड फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन जो है वो राइबोसोम को कहा जाता है। सो न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस में पाया जाना चाहिए, केंद्रक में उपस्थित होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो इसका जो न्यूक्लियस है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई नहीं जाती, तो इसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोइड। देखिए, एक जैसे नाम आते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। केंद्रक, न्यूक्लियोइड किसे कहते हैं? ऐसा केंद्रक जिसमें हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, केंद्रक झिल्ली तथा हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित हो, उन्हें ऐसे न्यूक्लियस को कहते हैं न्यूक्लियोइड यानी केंद्रक। केंद्रक जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक को कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब न्यूक्लियोइड के अंदर जो है क्या होगा कि इसके अंदर एक सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा, ठीक है ना। एक सर्कुलर डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है, मतलब इनका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर पाया जाएगा और डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। एक बात ध्यान रखना कि जिस प्रकार से प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्राक केंद्र की कोशिका कहा जाता है, प्राचीन प्रिमिटिव कहा जा रहा है, उसी प्रकार से इसका जो डीएनए होता है इसको भी इनिशिएंट न्यूक्लियस कह सकते हैं, ठीक है ना। इनिशिएंट न्यूक्लियस कह सकते हैं, या फिर इसको सिंगल क्रोमोसोम कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे सिंगल क्रोमोसोम यानी एकल गुणसूत्र कहा जाता है। किसे? प्रोकैरियोटिक कोशिका के डीएनए को एकल गुणसूत्र। देखें, एकल गुणसूत्र का मीनिंग ये है सिंगल क्रोमोसोम का कि इसका डीएनए जो है वो साइज में छोटा होता है, ठीक है, साइज में बहुत छोटा होगा। और साथ ही साथ में ये जो डीएनए होता है ये एक स्पेशल एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, जो यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो केवल एक टाइप का पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल जैसे हमारी सेल है उनमें 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं। तो यहाँ पर जो डीएनए है, डीएनए को यहाँ पर एकल गुणसूत्र कहा गया है, सिंगल क्रोमोसोम कहा गया, ठीक है। तो ये जो डीएनए है सिंगल क्रोमोसोम एकल गुणसूत्र, इसका साइज छोटा होता है, और दूसरी बात डबल स्टैंडर्ड होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा, और साथ ही साथ में, ठीक है ना, कैसा है? डबल स्टैंडर्ड द्विकुंडलित गोलाकार स्फेरिकल पाया जाएगा, ठीक है ना, स्फेरिकल होगा। अब बात यह है कि जैसे नॉर्मल डीएनए होते हैं, नॉर्मल डीएनए की जो है वो तो ऐसे लीनियर डीएनए आपको मिलता है, रेखीय डीएनए मिलता है, लेकिन अब ये सर्कुलर है, गोलाकार है। तो देखें, इसके जो स्ट्रैंड होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा। एक विशेष बात ध्यान रखिएगा कि हमारे भी जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो आरएनए पॉलीमरेज के सहायता से ही जुड़ते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज केवल एक प्रकार का पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए को बांधने वाला जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 3 प्रकार के होते हैं, और अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। आरएनए के बारे में और बात अपन डिटेल में करेंगे कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। तो मतलब डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड और गोलाकार डीएनए जो पाया जा रहा है यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जो कि न्यूक्लियोइड के अंदर ही पाया जाएगा, ठीक है ना। न्यूक्लियोइड के अंदर इनका डीएनए पाया जाता है जिसका नाम है सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा ये कुंडलित हो जाते हैं और गोलाकार हो जाते हैं, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम केवल एक प्रकार का पाया जाएगा जो डीएनए को जोड़ने का काम करेगा। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। एंड साथ ही साथ स्टूडेंट ध्यान रखिए कि इसका जो ये जो डीएनए पाया जाता है जो कि न्यूक्लियोइड यानी केंद्रांग में उपस्थित है, इसको जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको? जीनोमिक डीएनए कहा जाता है, जीनोमिक डीएनए।
क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है डीएनए के, क्योंकि कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया ऐसे पाए जाते हैं जिनके अंदर उनका जो कोशिका द्रव्य है, जो साइटोप्लाज्म है, उसमें भी एक एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए पाया जाता है। अतिरिक्त कोशिका द्रव्य जो है वो डीएनए उपस्थित होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है एक मैंने कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म, उसमें एक डीएनए बनाया है, इसे कहा जाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड भी एक तरीके का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए इसको कहा जाता है प्लाज्मिड, अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए। मतलब प्लाज्मिड भी डीएनए है और जो न्यूक्लियोइड में पाया जा रहा है जीनोमिक डीएनए, वो भी डीएनए कहला रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो जीनोमिक डीएनए होता है इसका कार्य है कैरेक्टर्स को मतलब कैरी करना, ठीक है। मतलब ये वास्तव में हमारी जो प्रोकैरियोट्स की जो जेनेटिक्स होती है, जो आनुवांशिकी है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीनोमिक डीएनए होता है। जबकि जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड अपन बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आएगी कि बैक्टीरिया जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पर जो है प्लाज्मिड हेल्प करता है, ठीक है ना। तो लैंगिक प्रजनन के दौरान प्लाज्मिड जो है वो कुछ दूसरे बैक्टीरिया के साथ लिंक बनाने में इसको काम करेगा, कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन में हेल्प करेगा, ठीक है ना। ये सब लैंगिक जनन के अंदर अपन पढ़ेंगे जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो प्लाज्मिड जो होता है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है ना उसको ट्रांसफ़र करवाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करवाने में हेल्प करेगा, क्योंकि देखिए कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्राक केंद्र की कोशिका जो होती है, इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, ठीक है ना। इनके अंदर जो है वो सत्य लैंगिक जनन नहीं पाया जाएगा, इनके अंदर केवल डीएनए का रिकॉम्बिनेशन होगा, डीएनए का पुनर्योजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जीनोमिक डीएनए है, अब ये दूसरे किसी बैक्टीरिया के साथ रिप्रोडक्शन करेगा, जब दूसरा बैक्टीरिया, तो इन दोनों के बीच में, जैसे सपोज दो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, अब दोनों बैक्टीरिया के बीच में डीएनए का ट्रांसफ़र होगा, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा नहीं इनके अंदर, तो डीएनए का ट्रांसफ़र करवाने में कौन हेल्प करेगा, प्लाज्मिड हेल्प करता है। दोनों बैक्टीरिया के बीच में एक ट्यूब बनती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब, और उस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू जो प्लाज्मिड है वो दोनों के डीएनए का आदान प्रदान करता है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग बैक्टीरिया के डीएनए को एक्सचेंज कर देता है। तो प्लाज्मिड बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो ट्रू टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, लैंगिक प्रजनन सत्य प्रकार का नहीं होता है। तो प्लाज्मिड जो है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और जो मुख्य डीएनए है, मेन डीएनए, उसको जीनोमिक डीएनए कहते हैं, जो कि केंद्राभ यानी न्यूक्लियोइड में पाया जाता है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि देखें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की अपन बाहरी संरचना देखें तो आपको सबसे पहले इसकी आउटर कवरिंग नजर आएगी। देखें यहाँ पर क्या होता है कि प्रोकैरियोट में सबसे आउटर कवरिंग जो है, ये आप देख रहे हैं, मैंने डॉटेड शो कर रखा है, ये मेम्ब्रेन होती है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स इसे कहा जाता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है, ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो प्राक केंद्र की कोशिका की सबसे आउटर मोस्ट भित्ति पाई जाती है। ये एक तरीके की सुरक्षा कवच का कार्य करती है, और ग्लाइकोकैलिक्स और कुछ नहीं, ये एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है। मतलब डिफरेंट, पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है जो डिफरेंट टाइप की, जो अलग अलग प्रकार के और खूब सारे शुगर के मॉलिक्यूल से बने हों, शर्करा के अणुओं से मिलकर एक पॉलीसैकेराइड बनता है। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है, और ये एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद में आते हैं अपन कोशिका भित्ति पर। तो इसकी सेकेंड जो वॉल है उसे कहते हैं अपन सेल वॉल। कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है ना, क्या पाई जाएगी, कोशिका भित्ति इसमें उपस्थित होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा कि बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई ना होकर के पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो भी एक तरीके का पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है ना, मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन। एक बात को अच्छे से ध्यान रखना, देखें जो कार्बन होते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब मिलके क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में एक तरह से फ्रेमवर्क का कार्य करते हैं।
मतलब हमारी बॉडी में जो हमारी जैसे एक कोशिका है ना, कोई भी किसी कोशिका की आप बात कीजिए तो उनमें अधिकतर जो संरचनाएं बनी हैं वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी है। ये बात ध्यान रखना, हमारे कोशिका की संरचना कह रही हूँ मैं, ठीक है। तो हमारी पूरी कोशिका की संरचना में अधिकतर आपको 3 जैव अणु मिलेंगे, 3 बायोमोलिक्यूल मिलेंगे, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, फैट, ये 3 मिलते हैं। तो उनमें से जैसे पेप्टिडोग्लाइकेन और अपने का ग्लाइकोकैलिक्स, ये पॉलीसेकेराइड है। सो पॉलीसेकेराइड जो है वो बेसिकली जैसे कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट भी पॉलीसेकेराइड होता है। मतलब कुल मिला के तो वही है कि शुगर ने फॉर्मेशन किया है, तो कार्बोहाइड्रेट ने जो है वो क्या करा है, इनका फॉर्मेशन किया एक तरीके से, ठीक है ना, पॉलीसेकेराइड बोलते हैं अपन। तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो प्राचीन प्रकार के, मतलब बैक्टीरिया में भी 2 कैटेगरीज होती है, एक होती है यू बैक्टीरिया, एक होती है आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर आपको ज़्यादातर नॉर्मल पॉलीसेकेराइड की बनी हुई सेल जो है वो सेल वॉल पाई जाती है कोशिका भित्ति। आर्की बैक्टीरिया में वो प्राचीन प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, तो उनमें पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं मिलेगा। जबकि जो यू बैक्टीरिया हैं जिनको सत्य जीवाणु कहा जाता है, उनमें आपको पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई कोशिका भित्ति मिलेगी। लेकिन एट द एंड दोनों के अंदर ही क्या पाया जाएगा, आपको जो सेल वॉल है वो पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट सुरक्षा कवच हो गया इसका, ठीक है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन हो गई, फिर सेल वॉल हो गई कोशिका भित्ति। अब एक बात और अच्छे से समझिएगा कि सेल वॉल जो होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, इससे अटैच होकर के कुछ आपको फ्लैजिला मिलते हैं देखने को, ठीक है ना, ये फ्लैजिला, कशाब, कुछ कशाब जो है, फ्लैजिला जो है वो कोशिका भित्ति से अटैच होते हैं, इनसे जुड़े हुए होते हैं, और ये फ्लैजिला जो होते हैं वो मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। देखिए काफ़ी सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जीवाणु, जो कि मूवमेंट नहीं कर सकते, अगतिशील होते हैं, नॉन मोटाइल। तो कुछ बैक्टीरिया अगतिशील होते हैं, नॉन मोटाइल, कुछ गतिशील होते हैं। तो जो भी मूवमेंट करेंगे, जो भी गति करेंगे, उनके अंदर हमेशा आपको कोशिका भित्ति से जुड़ी हुई सेल वॉल से अटैच होकर के आपको फ्लैजिला देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब ये जो फ्लैजिला है ये मूवमेंट कराने में हेल्प करेगा, कशाब जो है वो मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। जब हम इनकी डिटेल में स्ट्रक्चर देखते हैं, वैसे मैं फ्लैजिला की स्ट्रक्चर आपको इस चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगी, सीलिया, फ्लैजिला वगैरह सब कुछ आएंगे। तो अभी एक बार जनरल बात करते हैं अपन। जैसे देखिए फ्लैजिला जो है, इसमें आप देखना ये इस तरीके से एक संरचना बनी हुई है इसकी। फिर आपको ये लंबा सा आपको क्या देखने को मिल रहा है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, तंतुनुमा संरचना मिल रही है। तो जो फ्लैजिला होते हैं उसके कुछ भाग होते हैं, जैसे ये आपने देखा है सबसे नीचे वाला भाग, ठीक है, जो कि इसकी सेल वॉल से और सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। इसको तो कहते हैं अपन बेसल बॉडी, आधारीय भाग कहते हैं, बेसल बॉडी कहा जाता है, ठीक है, आधार भाग, आधार भाग। और जबकि इसका लंबा एक पार्ट जो होता है इसे कहते हैं अपन फिलामेंट, तंतु, ठीक है ना, क्या कहा जाता है इसे, फिलामेंट यानी कि तंतु कहते हैं। तो फ्लैजिला जो होता है ना, इसका मेनली आपको अलग अलग जो है वो भाग देखने को मिलते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जनरली एक बार याद करते हैं अपन, इसमें एक होता है बेसल बॉडी और एक होता है इसका लॉन्ग पार्ट जो होता है, जो इलांगेटेड होता है, दीर्घित भाग, उसे फिलामेंट कहते हैं, तंतु कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो जनरल है, ये फ्लैजिला की एक स्ट्रक्चर में एक नॉर्मल सी बात हमें जाननी है। बाकी अपन आगे के लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। एक खास बात और समझिएगा कि ये जो फ्लैजिला होते हैं ये कुछ हुक के द्वारा, कुछ हुक की सहायता से सेल वॉल से अटैच होते हैं। अब ये जो हुक है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे पाए जाएंगे कि सेल वॉल जो है यहाँ पर कुछ हुक पाए जाते हैं जो कि इसको अटैच करके रखते हैं कोशिका भित्ति से, ठीक है ना। तो हुक भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हमने कहा कि कोशिका भित्ति जो है वो इसको हुक से अटैच करके, हुक जो है इसके द्वारा ये अटैच होकर रहते हैं। तो मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो गतिशील हैं, है ना, जो मोटाइल हैं, उनके अंदर अगर होगा अगर मूवमेंट, तो वो किसके थ्रू होगा, फ्लैजिला के थ्रू। कुछ बुक्स इसको फिलामेंट भी लिखती है कि फिलामेंट्स के थ्रू मूवमेंट होता है। तो फिलामेंट्स भी जो हैं, देखें फिलामेंट हम इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम कोशिका जो है इसकी पूरी कोशिका द्रव्य में भी कुछ माइक्रो फिलामेंट्स पाए जाते हैं, तो उनका रोल कुछ और होता है। लेकिन यहाँ पर इसको फ्लैजिला आप कहेंगे। कुछ बुक्स इसको फिलामेंट्स लिख रही हैं तो वो कहती है फिलामेंट्स मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो वास्तव में फिलामेंट फ्लैजिला का ही ये इलांगेटेड पार्ट होता है जो यहाँ पर हमने देखा,
ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये इस कोशिका भित्ति से अटैच होते हैं, यानी हमारी सेल वॉल से, यानी प्रोकैरियोट्स की कोशिका भित्ति जो है इससे अटैच होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और। जैसे देखिए यहाँ पर आपको ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स देख रही हैं, इलांगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें कहा जाता है पिलाई। ये भी आपके ये कोशिका झिल्ली से अटैच होते हैं। ठीक है ना, अपने जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं और सेल वॉल उनसे अटैच होके मिलेंगे। इनको एक नाम और दिया जाता है फिम्ब्री। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पिलाई या फिम्ब्री, हिंदी में भी इसको यही कहते हैं, फिम्ब्री या पिलाई। तो फिम्ब्री और पिलाई जो है ये क्या करेंगे कि ये भी आपके इस जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसकी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली से अटैच होते हैं। ठीक है, अब इनका काम होता है कि बैक्टीरिया को किसी भी सतह से, किसी भी सरफेस से अटैचमेंट में हेल्प करने के लिए। ठीक है ना, मतलब अगर बैक्टीरिया है मूवमेंट करके किसी सतह से, किसी भी सरफेस से अटैच होना चाहता है तो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं एक तरीके से। ठीक है ना, जैसे कि एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखना हमेशा कि जब भी कभी अटैचमेंट की बात आती है, ठीक है ना, कहीं से कनेक्ट होने की बात आती है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एडेशन। एडेशन, ठीक है ना, सतह से जुड़ जाना। तो ये जो होते हैं इनको एडेशन मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये एक तरीके से जो किसी भी सरफेस से इसको जोड़ने में हेल्प करते हैं, अटैच करने में हेल्प करेंगे, पिलाई या फिम्ब्री। ठीक है, एक अलग प्रकार के पिलाई और पाए जाते हैं जिनको सेक्स पिलाई जो है, सेक्स पिलाई जो होते हैं वो भी हेल्प करेंगे रिप्रोडक्शन के अंदर। जब अपन बैक्टीरिया में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो वहाँ बात करेंगे कि सेक्स पिलाई जो है, सेक्स पिलाई क्या करते हैं कि जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है उसको बनाने में हेल्प करते हैं। जो संयुग्मन नलिका है कि दो बैक्टीरिया के बीच में डीएनए का ट्रांसफ़र करवाएंगे तो प्लाज्मिड और सेक्स पिलाई के कारण जो है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब, संयुग्मन नलिका का निर्माण होता है जिसके कारण जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो पाता है। ठीक है ना, तो बात तो समझ में आ रही है आपको। चलें देखते हैं, तो इनको एडेशन मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ये तो अपन ने बात करी कि आउटर मेम्ब्रेन की। सबसे इनर मेम्ब्रेन जो पाई जाती है वो है कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सेल मेम्ब्रेन। देखिए कोशिका झिल्ली जो होती है, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जनरली लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड एंड प्रोटीन, वसा और प्रोटीन की बनी हुई कोशिका झिल्ली जो है वो पाई जाती है। जैसे हमारे अंदर कोशिका झिल्ली है वैसे ही इनके अंदर पाई जाती है। थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है लेकिन बायोमोलिक्यूल सेम ही होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक ध्यान रखना कि जो कोशिका झिल्ली है ये एक तरीके की, देखें किसी की भी कोशिका झिल्ली हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी प्रोकैरियोट सेल हो, यूकैरियोट सेल हो, किसी के भी अंदर हो, तो कोशिका झिल्ली हमेशा ही सिलेक्टिव परमिएबल होती है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। मतलब सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब है कि सेल की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, जो कोशिका की जो परासरण नियमन है उसके अकॉर्डिंग क्या करती हैं कि पदार्थों का चयन करती है कि किन पदार्थों को, कि जैसे अगर कोशिका द्रव्य में किसी पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है तो उसको बाहर एक्सक्रीट कर देंगी, और अगर कोशिका द्रव्य में किसी पदार्थ की कमी है तो केवल उन्हीं पदार्थों का चयन करती है और उनको ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के थ्रू, विसरण या परासरण के द्वारा अंदर लेती है। तो जो कोशिका झिल्ली है वो हमेशा कैसी होती है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। ये मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट करती है, अणु का निर्धारण करती है कि कौन कौन से अणु, किसकी सांद्रता जो है वो कोशिका में कम है, उन मॉलिक्यूल्स को ही अंदर एक्सेप्ट करेंगी। ये ध्यान रखना। तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली, जबकि जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति हमेशा परमिएबल मेम्ब्रेन है, पारगम्य झिल्ली है। ये किसी भी मटेरियल को अंदर ले लेंगी, ठीक है ना, अंदर एक्सेप्ट कर लेंगी, इस बात को ध्यान रखें। तो ये तो कोशिका झिल्ली का अपन ने एक पहला कैरेक्टर बताया। दूसरी बात, यहाँ पर एक बात को अच्छे से देखिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। थोड़ा सा एक बार अपन साइटोप्लाज्म में बात करते हैं, फिर आते हैं सेल मेम्ब्रेन पर। देखें जो कोशिका द्रव्य होता है ना इनका, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी है ना, लाइसोसोम, ये सभी अनुपस्थित होते हैं। ठीक है ना, ये सब अनुपस्थित होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, क्यों अनुपस्थित हैं? क्योंकि इनमें क्या है कि एक सिंपल सी बात है कि जो इनका जैसे केंद्रक है जिसको न्यूक्लियोइड कहा अपन ने, इनका जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियोइड है, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती। तो केंद्रक झिल्ली
उपस्थित नहीं है तो इनके अंदर ऐसे कोई भी कोशिकांग उपस्थित नहीं होंगे जिसके ऊपर झिल्ली हो। मतलब जो मेन न्यूक्लियस है जब उसके ऊपर ही मेम्ब्रेन नहीं है तो बाकी न्यूक्लियर अटैच जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो अटैच जो कोशिकांग होते हैं, केंद्रक झिल्ली से जो जुड़े हुए जो कोशिकांग होते हैं सेल ऑर्गेनेली, वो तो एब्सेंट ही होंगे, साफ सी बात है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, जो भी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली है, वो सभी एब्सेंट होते हैं। एक बात ध्यान रखना, किसी भी कोशिका के अंदर 3 चीज़ें डबल मेम्ब्रेनस होती है ना, 3 चीज़ें जो है वो डबल मेम्ब्रेन से जो है वो घिरी होती है, दोहरी झिल्ली। एक तो न्यूक्लियस खुद केंद्रक, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, तीसरा क्लोरोप्लास्ट। तो जो यहाँ पर बात करें ना अपन कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर भी केवल कुछ एक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, नील हरित शैवाल कहा जाता है। तो केवल नील हरित शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन उनमें भी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट वही बात है कि दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो इनमें तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाई ही नहीं जाती, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी एब्सेंट होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो इनका जो क्लोरोप्लास्ट है इनमें नहीं पाया जाता, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में थाइलेकॉइड पाए जाते हैं, ठीक है ना। थाइलेकॉइड जो है वो प्रकाश संश्लेषण की यूनिट होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की इकाई फॉर यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं थाइलेकॉइड। तो इनका जो कोशिका द्रव्य है ना, इनमें क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होगा क्योंकि झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो संरचनाएं होनी चाहिए जैसे थाइलेकॉइड, तो इनमें फ्री थाइलेकॉइड पाए जाते हैं। मतलब अकेला थाइलेकॉइड जो है ना वो केवल कोशिका द्रव्य में फ्री घूम रहे हैं, वो किसी क्लोरोप्लास्ट में बंद नहीं है। जबकि प्लांट्स में बात करें अपन पादपों के अंदर, तो उनमें पर्टिकुलर ऐसे डबल मेम्ब्रेनस क्लोरोप्लास्ट होता है और इनमें थाइलेकॉइड पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये थाइलेकॉइड होता है। जबकि इनमें क्या होगा, कोई मेम्ब्रेन जो है वो नहीं पाई जाएगी, इनमें केवल फ्री थाइलेकॉइड पाए जाएंगे, मुक्त थाइलेकॉइड जो है वो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। मतलब इन्होंने क्लोरोप्लास्ट का एक अल्टरनेटिव निकाल रखा है, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट नहीं भी है फिर भी इसका इनके पास अल्टरनेटिव प्रेजेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो होगा क्या कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का अल्टरनेटिव जो निकाल लिया गया, इसमें एक विशेष बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। अब देखें, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ये भी डबल मेम्ब्रेनस होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। तो इनके ऊपर कब इनके अंदर क्या होता है कि कोई भी ऐसे सेल ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते, कोशिकांग नहीं होते हैं प्रोकैरियोट्स में जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, सेल जो झिल्ली युक्त हो, कोई भी हो, ठीक है ना, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन से हो घिरे हुए हो, चाहे डबल मेम्ब्रेन से हो, दोनों ही नहीं पाए जाएंगे। इनमें केवल एक जो है वो सेल ऑर्गेनेली होता है, वो होता है राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम जो है वो झिल्ली रहित कोशिकांग है, एक मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली होता है जो कि राइबोसोम होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो डीएनए है, जो जीनोफोर है, चलो राइबोसोम पे आते हैं फिर बात करते हैं अपने। पहले यहाँ देखें, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अनुपस्थित है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर जो अनुपस्थित है ना, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है श्वसन में भाग लेना, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, ठीक है, कोशिकीय श्वसन में हेल्प करेगा। तो कोशिकीय श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हेल्प करता है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। लेकिन इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो इन्होंने एक अल्टरनेटिव निकाला। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है कि जो कोशिकीय श्वसन होता है उसके अंदर एंजाइम्स प्रोवाइड करवाना माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट काम है। यहाँ पर जो है वो क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल वगैरह, इनके लिए जितने भी एंजाइम चाहिए होते हैं, सारे साइकिल पढ़ेंगे अपन, टेंशन मत लो, सारे साइकिल पढ़ेंगे जब श्वसन का टॉपिक आएगा, ठीक है। तो अभी बस इतना ध्यान रखो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए होते हैं वो देता है। अब इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो था नहीं, लेकिन कोशिका झिल्ली जो है ना, वापस आ जाओ इस पर, कोशिका झिल्ली से अटैच होकर के एक मटेरियल पाया जाता है जिसको कहते हैं मीजोसोम, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीजोसोम नाम का एक कोशिकांग इनमें उपस्थित होता है जो कि कोशिका झिल्ली से, सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है, मीजोसोम। अब मीजोसोम जो है ध्यान रखिएगा,
मीजोसोम क्या करता है कि ये श्वसनीय एंजाइम को सिक्रिएट करता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम को स्रावित करेगा, ध्यान रखिए। तो जितने भी जैसे रेस्पिरेटरी एंजाइम है ना, जो आप ये देख रहे हैं डॉटेड मैंने शो किया है रेड कलर से, ठीक है ना, तो ये होते हैं श्वसनीय एंजाइम, श्वसनीय एंजाइम, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो है वो इनमें मीजोसोम के द्वारा सिक्रिएट किए जाते हैं। मतलब इन्होंने एक अल्टरनेटिव और ढूंढ निकाला है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्या हुआ, मीजोसोम तो है। एक बात को ध्यान रखना, प्रोकैरियोट आगे जाके डेवलप होता है और बाद में प्रोकैरियोट पहले विकसित हुए, बाद में यूकैरियोट कोशिका बनी, ठीक है। तो अब यूकैरियोट कोशिका के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया आया, मतलब पहले मीजोसोम विकसित हुआ है और मीजोसोम ही आगे और ज़्यादा डेवलप हुआ तो माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हुआ, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है वो मीजोसोम क्या करता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को सिक्रीट कर देता है। तो ये इतनी बात हुई कि यहाँ पर इन्होंने मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का होमोलोगस है मीजोसोम, समजात है माइटोकॉन्ड्रिया के, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है आपके कि माइटोकॉन्ड्रिया के समजात अंग कोशिकांग कौन सा पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो वो है मीजोसोम, ये क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इतनी चीज़ें हमने बात करी है, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड कुछ समझना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट 2-3 बातें ध्यान रखिए कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा कि डीएनए जैसे अपन ने बात करी, तो एक बात ध्यान रखना, कोशिका में एक कैरेक्टर होता है, एक लक्षण होता है कि जो डीएनए है वो हमेशा आरएनए का निर्माण करता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डीएनए जो होता है आरएनए का निर्माण करता है और आरएनए जो होता है वो राइबोसोम के साथ मिलकर, राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है और प्रोटीन जो होते हैं वो आगे जा कर के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं, ये अपन डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक बात ध्यान रखना कि प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए तो है, जीनोमिक डीएनए की बात कर रही हूँ मैं, प्लाज्मिड की बात नहीं कर रहे। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए तो पाया जाता है, वही न्यूक्लियोइड में पाया जाएगा, ये आरएनए का निर्माण करेगा, है ना, राइबोसोम का ही निर्माण नहीं करता डीएनए। राइबोसोम का निर्माण कौन करेगा, जो डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोइड होगा, केंद्राभ होगा, वो उसका निर्माण केंद्रिका होगी, वो राइबोसोम का निर्माण करते हैं। तो देखिए डीएनए से आरएनए बना और जो न्यूक्लियोलस था केंद्रिका थी, केंद्रिका से राइबोसोम बनते हैं, ठीक है। ये दोनों केंद्रक में पाए जाते हैं, डीएनए और न्यूक्लियोलस, और इन्होंने आरएनए और राइबोसोम को बना दिया। डीएनए और केंद्रिका जो है न्यूक्लियोलस वो केंद्रक में है, यानी इनके न्यूक्लियोइड में, इन्होंने आरएनए और राइबोसोम को बना दिया। अब आरएनए और राइबोसोम जो है वो बाहर निकल जाएंगे क्योंकि सेल में यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है, तो राइबोसोम और आरएनए क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये आरएनए पाया जा रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है, तो आरएनए जो है वो पाया जा रहा है। साथ साथ में यहाँ पर आपको कुछ राइबोसोम मिल रहे हैं, जैसे देखिए ये राइबोसोम अकेले घूम रहे हैं, ठीक है ना, ये राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। तो राइबोसोम भी इसके अंदर पाया जाता है, हम एक बार शॉर्ट में लिखते हैं कि राइबोसोम है। बाद में आगे जाके क्या होता है कि ये राइबोसोम और आरएनए जो है ये आपस में मिलकर क्या करेंगे कि कुछ ऐसी संरचना बनाएंगे। ये संरचना आप देखिए, ठीक है, एक बार यहाँ पर हटा देते हैं इनको। तो राइबोसोम और आरएनए मिलकर क्या करेंगे, एक बात को ध्यान रखिएगा कि क्या होता है कि जब तक कोशिका में प्रोटीन निर्माण नहीं हुआ है तब तक तो राइबोसोम अलग अलग घूम रहे होंगे, ठीक है, राइबोसोम अलग अलग घूम रहे होंगे। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम पाए जाते हैं इसमें, ठीक है ना, 70S राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। लेकिन जब राइबोसोम जो है वो 70S राइबोसोम प्रेजेंट हो गए, लेकिन क्या होगा कि जब प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा तो राइबोसोम की जो दोनों यूनिट है ना, जैसे ये 50S और 30S से मिलकर बनता है, ठीक है। तो राइबोसोम की 2 यूनिट होती हैं, कुछ छोटे आकार की होती है जिसको 30S कहते हैं और कुछ बड़े आकार की होती है जिसको 50S कहते हैं। ये दोनों मिलके 70S टाइप के राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम जो है इनमें 70S टाइप के हैं, जिसमें इसकी एक होती है छोटी सब यूनिट 30S, ये अलग घूम रही है। देखो बड़ी जो इसकी इकाई है यानी 50S वो अलग घूम रही है। जब तक प्रोटीन निर्माण नहीं होगा तब तक आरएनए भी फ्री घूमेगा, उसकी बड़ी और लार्ज सब यूनिट जो है, बड़ी यानी लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट छोटी उप इकाई सब अपने अपने फ्री साइटोप्लाज्म में घूम रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आरएनए और राइबोसोम मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो ये एक संरचना बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये संरचना आप देख सकते हो,
इसको अपन कहते हैं पॉलीराइबोसोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीराइबोसोम कहा जाता है इनको। तो पॉलीराइबोसोम में क्या होगा, पॉलीराइबोसोम संरचना क्यों बनती है, कैसे बनती है? तो देखिए, जो इनकी जो छोटी सब यूनिट होती है ना, जैसे 30S है, ये 30S इस तरह से आती है, यहाँ पर आरएनए इसके साथ आकर जुड़ जाता है और बड़ी सब यूनिट जो है वो इसको कवर कर लेती है। मतलब कुछ इस प्रकार की संरचना आपको नजर आएंगी जिसको अपन कहेंगे पॉलीराइबोसोम, ठीक है ना। देखें यहाँ पर S का मतलब होता है, पहली बात तो स्वेडबर्ग। राइबोसोम जो होते हैं 70S टाइप के होते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। 2 सब यूनिट होती है 50S और 30S। ये छोटी उप इकाई है, ये बड़ी उप इकाई होती है, ठीक है। छोटी सब यूनिट जो होती है ये सबसे पहले आरएनए के साथ जुड़ती है, ठीक है, प्रोटीन बनाते समय, है ना, आरएनए के साथ जुड़ी, उसके बाद में लार्ज सब यूनिट इसको ऊपर से कवर कर लेती है। तो देखिए, जब लार्ज सब यूनिट इसको कवर कर लेगी ना, तो क्या होता है कि जैसे लार्ज सब यूनिट ये हो गई, अब इसके अंदर स्मॉल सब यूनिट का थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर चला जाता है, ठीक है ना। तो देखें 50 और 30 तो मिलकर बनते हैं 80, लेकिन यहाँ पर 80 नहीं मिलता कि 30 सब यूनिट का, 30S सब यूनिट का जो 10S वाला जो पार्ट होता है वो लार्ज यूनिट में चला जाता है। मतलब इनका साइज जो है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के अंदर थोड़ा सा सबमर्ज्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में, तो बाहर से इनका साइज तो छोटा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि पॉलीराइबोसोम का क्या मतलब है कि जब प्रोटीन निर्माण होगा तो प्रोटीन निर्माण के लिए यहाँ पर कुछ एंजाइम भी काम करेंगे, तो वो सब राइबोसोम और आरएनए के कारण बनते हैं। तो पॉलीराइबोसोम तभी बनते हैं जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। एंड सबसे लास्ट बात, कुछ चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि ये लास्ट लेक्चर है, तो अपन प्रोकैरियोट्स जो है ना उसको आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज एक बार इतनी बातें करते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए के बनने को अपन कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अनुलेखन। तो अनुलेखन जो है वो होता है डीएनए से आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं, ठीक है। और ट्रांसलेशन कहते हैं अपन अनुवादन। ट्रांसलेशन अनुवादन होता है आरएनए से प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया को अनुवादन कहा जाता है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, देखें यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उनमें डीएनए से आरएनए निर्माण यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया जो है वो केंद्रक में होती है ना, और ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट में खास बात ध्यान रखना कि जो इनके लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं, जो मटेरियल्स चाहिए होते हैं, वो सभी साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोट में खास बात यह है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। हम इस चीज़ को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और भी बहुत सारी बातें प्रोकैरियोट में जाननी है, यूकैरियोट से उसको डिफरेंस करना है, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हम अपन इतना ही पढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।